हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका BHIC 133 के एक और प्रश्न उत्तर के सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जिनके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। अगर आप भी BHIC 133 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से तैयारी करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जितने भी प्रश्न बताऊंगा सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह होगी कि उत्तर जो होंगे वे आपके बिल्कुल साधारण भाषा में होंगे। आपने बुक भी पढ़ा होगा और आप यहाँ आंसर भी देखेंगे, दोनों में आपको फर्क बिल्कुल मालूम चलेगा। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और पहले प्रश्न को लेते हैं। और आपको बता दूं ये पहला नहीं तीसरा प्रश्न है। इसी के दो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, बाकी अलग अलग वीडियोस में आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, पर जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है इसमें पहले दो प्रश्न बता चुके हैं। अब बाकी के प्रश्न आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एकता प्रणाली को परिभाषित कीजिए, इक्तादारों के अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो एकता प्रणाली दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की रीढ़ थी। एकता का अर्थ है कि भूमि का एक क्षेत्र जो किसी अधिकारी या सैनिक को कर वसूली तथा प्रशासन के लिए दिया जाता था। इस प्रणाली का विकास गजनवी और धुरी शासन में शुरू हुआ था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में यह एक संगठित स्वरूप में सामने आई। इक्तादार की अगर नियुक्ति और अधिकार की बात करें तो इक्तादार को सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था। उसे अपनी इक्ता से कर वसूलने और उसका एक भाग राज्य को भेजने का अधिकार होता था। इक्तादार को भूमि पर पूर्ण स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि वह केवल राज्य का प्रतिनिधि होता था और उसे प्रशासनिक और सैन्य अधिकार भी मिलते थे। इस प्रकार से आपने इक्ता क्या है और इक्तादार के नियुक्ति और अधिकार को समझा। अगर हम इनकी कर्तव्य की बात करें यानी कार्य की बात करें तो इनका कार्य था राजस्व संग्रह, दूसरा सैन्य सेवा, तीसरा कानून व्यवस्था बनाए रखना, चौथा जन कल्याण। आइए इनको विस्तार से समझ लेते हैं। पहला जैसे राजस्व संग्रह अगर इनका कार्य था तो इसमें क्या करते थे ये कि इक्तादार का मुख्य कार्य किसानों से भूमि कर वसूल करना था। उसे यह सुनिश्चित करना होता था कि राज्य को नियमित रूप से कर पहुंचे। यह इक्तादार के कार्य होते थे। वहीं दूसरा कार्य देखें तो सैन्य सेवा के रूप में इन्हें देना होता था। इक्तादार अपनी इक्ता से सेना तैयार करता था और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान की सेवा में भेजता था। यानी कि सुल्तान जो इसे भूमि देते थे कर वसूलने के लिए, उन भूमि से जो कर आता था उन करों में के कर से कुछ हिस्से वे सुल्तान को भेजते थे, बाकी अपने पास रखते थे। और जो अपने पास रखते थे उससे क्या करते थे, सेना तैयार करते थे। जब भी सुल्तान को सेना की आवश्यकता होती थी ये अपनी सेना सुल्तान की सहायता के लिए भेजा करते थे। वहीं तीसरा इनका कार्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना। जो भी क्षेत्र इन्हें मिलता था कर वसूलने के लिए उस क्षेत्र में न्याय व्यवस्था और वहां शांति बना रहे, यह भी इन्हीं को ध्यान रखने का कार्य मतलब जिम्मेवारी होती थी। वहीं जन कल्याण की बात करें कुछ हद तक इक्तादार किसानों की रक्षा और सिंचाई जैसी सुविधाओं का ध्यान रखता था। यानी कि हम कह सकते हैं इक्ता प्रणाली ने सल्तनत के प्रशासन को व्यवस्थित किया और सैनिकों की जरूरत भी पूरी की। हालांकि कई बार इक्तादार अपनी शक्ति बढ़ाने लगते थे और केंद्र की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश करते थे। फिर भी यह प्रणाली मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक और आर्थिक संरचना की आधारशिला रही। तो इस तरीके से हमने इक्ता प्रणाली को समझा और इक्तादारों को क्या अधिकार होते थे और क्या कर्तव्य होते थे इसे मैंने समझाया। उम्मीद करता हूं आप इसे समझे होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की विवेचना कीजिए। देखिए अगर हम दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन अत्यंत संगठित और केंद्रीकृत था। सुल्तान सर्वोच्च शासक था, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान जो है वो सर्वोच्च शासक होता था जिसके हाथों में सभी अधिकार निहित होते थे। वहीं सुल्तान की भूमिका की बात करें तो सुल्तान राज्य का प्रमुख होता था। न्याय, प्रशासन, सेना, धर्म के मामले में अंतिम निर्णय जो होता था वह उसी के हाथ में होता था। वह जिल-ए-इलाही अर्थात ईश्वर की छाया माना जाता था। जैसे मुख्य विभाग को देखें तो वजीर, दीवान ए वजारत होती थी, दीवान ए अरज होती थी, दीवान ए रिसालत होती थी। इसके अलावा दीवान इंसा और न्याय प्रणाली जैसे मुख्य विभाग थे।
अगर हम वजीर यानी कि दीवान ए वजारत की बात करें तो यह वित्त विभाग था। वित्त विभाग का प्रमुख होता था। राजस्व की देखरेख और संग्रह और आर्थिक नीतियां इसकी जिम्मेदारी थी। दीवान ए अरज सेना का प्रमुख विभाग था, जो सैनिकों की भर्ती, वेतन और अनुशासन का कार्य करता था। दीवान ए रिसालत धार्मिक और विदेश संबंधी मामले को देखता था। दीवान इंसा पत्राचार और आदेश जारी करने वाला विभाग होता था। वहीं न्याय प्रणाली वाली बात करें, न्याय प्रणाली विभाग की, तो काजी और मुफ्ती न्याय और शरीयत कानून लागू करते थे। प्रांतीय प्रशासन जो होता था उसमें राज्यों को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें इक्ता या शुबह कहा जाता था। इनके प्रमुख इक्तादार या मुफ्ती होते थे। यानी कि दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन काफी व्यवस्थित था। इसने भारत में एक सुदृढ़ और अस्थायी शासन व्यवस्था की नींव डाली। यह प्रशासनिक ढांचा बाद में मुगलों द्वारा और अधिक विकसित किया गया। तो दूसरे प्रश्न को भी हमने समझा कि दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन को हमने आज समझा। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके उत्तर दे पाएंगे और आसानी से दे पाएंगे। वहीं अगले प्रश्न की बात करें, और ये जब जितने भी प्रश्न आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सभी पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में किसी न किसी रूप में इसी से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसा कि अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में राजपूत जनजातियों ने अपने राजतंत्र किस प्रकार स्थापित किए। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखें तो ये हमारा 5वां प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में यह लास्ट प्रश्न होगा, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में राजपूत जनजातियों ने अपने राजतंत्र किस प्रकार स्थापित किए। तो देखिए, राजपूत जनजातियां मध्यकालीन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में अपने छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली राज्य स्थापित किए। इनकी भौगोलिक कारण को देखें किस प्रकार से यह स्थापित हुए। तो उत्तर पश्चिम भारत का भौगोलिक राजपूतों के लिए अनुकूल था। अरावली पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान और किलेबंदी वाली भूमि ने उन्हें आक्रमणकारियों से सुरक्षा दी और स्वतंत्र बनाए रखने का अवसर प्रदान किया। राजनीतिक कारण देखें तो गुर्जर, प्रतिहार और अन्य प्राचीन वंश के पतन के बाद वहां राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुई। राजपूतों ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। वहीं इनके सैन्य संगठन की बात करें तो राजपूत योद्धा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास सुदृढ़ घुड़सवार सेना, किलेबंदी की मजबूत परंपरा थी। वे युद्ध को धर्म मानते थे और वीरता को सर्वोच्च आदर्श। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को देखें तो राजपूतों ने विवाह संबंधों और गठबंधनों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई। उनके समाज में निष्ठा, वफादारी और सम्मान को विशेष स्थान था। मंदिर निर्माण और कला संरक्षण ने उनकी पहचान को सुदृढ़ किया। इस प्रकार देखें तो राजपूत जनजातियां अपनी वीरता, भौगोलिक परिस्थितियों, सैन्य संगठन और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण उत्तर पश्चिम भारत में सफलतापूर्वक राजतंत्र स्थापित कर सके। यद्यपि वे एक केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं बन पाए, लेकिन उनका योगदान भारतीय इतिहास और संस्कृति में अमिट है। इस प्रकार से हमने राजपूत राजतंत्र की स्थापना को अच्छे से समझा। अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसके उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जितने बार भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।